हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोज चैप्टर। तो इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 10 के सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान की सेकंड बुक जो कि है लोकतांत्रिक राजनीति का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है संघवाद। तो इस चैप्टर में बच्चों आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो क्वेश्चन आपके इस बोर्ड एग्जाम में ठीक है पूछा जाने वाला है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, वो डिस्कस करेंगे। तो देर ना करते हुए ले चलता हूँ सीधा आपको क्वेश्चंस पर। और जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम रहते पहुंच सके, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अब आपके पास टाइम बहुत कम रह गया। तो क्योंकि अभी आपने प्रिपरेशन करनी है तो कोई भी चैप्टर आपके छूटने ना पाए, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कब तक? एग्जाम होने तक। गारंटी आपके बहुत अच्छे मार्क्स आपके आएंगे एग्जाम में। तो चैप्टर आपका सेकंड है जिसका नाम है संघवाद। तो इसके सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ लेते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न के बाद लघु, उसके बाद दीर्घ। ठीक है। तो पहला जो प्रश्न देख रहे हैं आप, इसमें संघीय सरकार की एक विशिष्टता है। तो संघीय सरकार कैसी होती है? चार ऑप्शन है, देखो सीधा सीधा आंसर पढ़ते हैं। तो सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच में बढ़ जाती है। संघीय सरकार क्या है? जो तो सरकार की जो शक्ति होती है वो विभिन्न स्तरों के बीच में बढ़ जाती है। बस आपने इतना इसको याद कर लेना है। निश्चित उत्तरीय प्रश्न आप देख रहे हैं, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो भी होंगे इसमें मैं वो आपको बताते चलूंगा। तो ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा। इसमें कहा है वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है? तो 18 वर्ष की आयु का व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है, जिसे वयस्क मताधिकार कहते हैं। यानी 18 वर्ष की उम्र के बाद कोई व्यक्ति क्या होता है, वोट डालने के काबिल हो जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं? वयस्क मताधिकार कहते हैं। 1992 के संविधान के पहले तथा बाद में स्थानीय शासन के दो महत्वपूर्ण अंतरों को बताना है। यानी 1992 के पहले क्या होता था और उसके बाद तथा बाद में, ठीक है, प्रमुख अंतर क्या है वो बताना है। तो 1992 के संविधान के पहले स्थानीय शासन पूरी तरह से राज्यों अथवा प्रांतों की सरकारों के अधीन था, परंतु बाद में स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। 1992 के संविधान के पहले स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में स्त्रियों के लिए स्थान आरक्षित नहीं थे, परंतु बाद में उनके लिए निकायों में 1/3 स्थान आरक्षित कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद महिलाओं को भी स्थान दिया गया। नेक्स्ट आप देख रहे हैं एकात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? तो एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन की समस्त शक्तियां केंद्र सरकार के हाथों में निहित होती है और वह राज्य और स्थानीय स्तरों की सरकारों को आदेश देती है। क्लियर है? तो इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा कि एकात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, देखो अति लघु तो आपने निश्चित उत्तर प्रश्न वाले जो क्वेश्चन है वो आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। यहीं से आप लॉन्ग टाइप जो भी क्वेश्चन आएगा उसको बना करके लिख सकते हैं। फिर है भारतीय संविधान में कितने स्तर की शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है? तो दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया है, एक आपका संघ और एक केंद्र सरकार। संघ में क्या आ जाता है? राज्य आ जाते हैं। फिर आपका संघीय शासन व्यवस्था में तीसरे स्तर का शासन क्या कहलाता है? संघीय शासन यानी जो राज्य में शासन व्यवस्था होती है उसमें तीसरे स्तर पर कौन आता है? तो पंचायत या नगर पालिका आती है तीसरे स्तर का शासन। इसमें 73वें व 74वें संशोधन द्वारा इन्हें महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हुई है। किसको? नगर पालिका और पंचायत को। अगला है संघ सूची में किन विषयों को सम्मिलित किया गया है? तो संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा को सम्मिलित किया गया है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों के बारे में उल्लेख है। प्रश्न नंबर 7 है राज्य सूची में किन विषयों को सम्मिलित किया गया है? तो राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट आपका राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो सिर्फ किसको है? राज्य सरकार को। फिर है प्रश्न नंबर 9 समवर्ती सूची में किन विषयों को सम्मिलित किया गया है? तो समवर्ती सूची में शिक्षा, वन मजदूर, सॉरी, शिक्षा, वन, मजदूर संघ, फिर विवाह, फिर गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषयों को सम्मिलित किया गया है। प्रश्न नंबर 10 देख रहे हैं समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को। ठीक है, इसमें मिला हुआ अधिकार। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में, सत्ता के विकेंद्रीकरण की दृष्टि से 1992 के संविधान संशोधन के किन्हीं 4 बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। तो पहला उल्लेख हम सीधे पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है? अब स्थानीय निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। कम से कम 1/3 पद पर महिलाओं के लिए आरक्षित है। ये 2 पॉइंट हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ लिए थे। तीसरा पॉइंट आप देख रहे हैं हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। चौथा देख रहे हैं राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग है। पांचवा पॉइंट देख रहे हैं निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। टोटल जो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले वही मैं आपको बताऊंगा। ये प्रश्न नंबर 3 जो देख रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में। संघवाद की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
संघवाद की 4 विशेषताओं का वर्णन, तो सीधा हम विशेषताओं को पढ़ते हैं। पहला है, यहाँ सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। दूसरा पॉइंट है, विभिन्न स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, परंतु कानून बनाने, कर वसूलने एवं प्रशासनिक कार्यों पर दोनों का अपना-अपना अधिकार क्षेत्र होता है। तीसरा पॉइंट देख रहे हैं, संविधान सरकार के प्रत्येक स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। चौथा पॉइंट है, संविधान में संशोधन पर मौलिक प्रावधानों को केवल संघ परिवर्तित नहीं कर सकता, ऐसे परिवर्तन करने के लिए संघ एवं राज्य दोनों स्तर की सरकारों की सहमति की आवश्यकता होती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला बच्चों बोर्ड एग्जाम में। वो ये है, विकेंद्रीकरण क्या है? इसके लिए भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था दी गई है? किन्हीं चार का उल्लेख कीजिए। अब विकेंद्रीकरण क्या है उसको हम पहले पढ़ लेते हैं। जब शक्तियां केंद्र सरकार और राज्य सरकार से लेकर स्थायी सरकारों को दी जाती है तो उसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। यानी जब कुछ भी नियम कानून बनना है तो उसकी जो पावर होती है वो कहाँ पे, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थायी सरकार को मिलती है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, विकेंद्रीकरण कहते हैं। भारत में 3 स्तरीय सरकार, 3 प्रकार की सरकारें हैं। एक आपकी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। वर्ष 1992 के बाद स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव कराने का संवैधानिक बाध्यता हो गया है। अब देखो 1992 से पहले जो आपका ये ग्राम प्रधान के इलेक्शन हो गए या पंचायत के इलेक्शन हो गए, ये नहीं होते थे। कब से लागू हुआ? 1992 के बाद से। तो पहला है, प्रत्येक राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग जैसे स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। बाकी जो 3-4 पॉइंट है वो भी हम थोड़ी देर पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसमें 1/3 महिलाओं के लिए भी आरक्षित किया गया है। उसके बाद मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका 4 नंबर का आने वाला है, संविधान की संघीय व्यवस्था क्या है? इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो बच्चों इसका ऊपर-ऊपर से पढ़ देता हूँ, बाकी ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सिंपल आपने इसी वीडियो के मोर में जाना है, मोर में जाकर के आपने पीडीएफ पर क्लिक करना है, वहां से आपको डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। तो संविधान की संघात्मक शासन व्यवस्था का तात्पर्य उस व्यवस्था से है जिसमें 2 प्रकार की सरकारें होती है। एक सरकार संपूर्ण देश का प्रशासन करती है और संघीय सरकार कहलाती है। ठीक है, यानी केंद्र सरकार को आप संघीय सरकार बोलते हैं, तथा दूसरी सरकार राज्यों का प्रशासन करती है और राज्य सरकार कहलाती है। अब आपको पता है मुख्यमंत्री जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? राज्य सरकार में। और जो प्रधानमंत्री हमारा चुना जाता है वो किसमें होता है? संघ यानी केंद्र में होता है। ठीक हो गया। और उसके बाद है संघात्मक शासन की प्रमुख विशेषताएं। पहले है शक्तियों का विभाजन। तो शक्तियों का विभाजन किस प्रकार से किया गया है, यानी किसके पास कितनी शक्तियां रहेंगी वो भी हम यहीं पे पढ़ लेते हैं। जरूरी है क्योंकि आपको ये पता भी होना चाहिए। भले एग्जाम में ये क्वेश्चन आए ना है, बट ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपने इसको छोड़ देना है, बट आपको ये क्या पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि इसके पास कितनी पावर है। तो संघात्मक शासन की प्रमुख विशेषता यह होती है कि इसमें शक्तियों का विभाजन किया जाता है। भारत में संघात्मक संविधान का निर्माण किया गया तथा 3 सूचियां बनाई गई। कितनी सूचियां? 3। संघ सूची हो गई जिसमें 97 विषय हैं, समवर्ती सूची हो गई जिसमें 47 विषय हैं, और राज्य सूची हो गई 66 विषय। देखो संघ सूची और राज्य सूची तो आपको क्लियर पता है कि जो केंद्र सरकार होगी उसके पास 97 और राज्य के पास 66। बट जो 47 है इसमें क्या आ जाएगा? समवर्ती, यानी ये दोनों के पास, यानी इसके अंदर जितने भी नियम कानून बनेंगे ये दोनों की मर्जी से बनेंगे, यानी संघ और राज्य ये दोनों मिलकर बनाएंगे। बाकी जो राज्य सूची में है वो राज्य सरकार बनाती है, जो संघ सूची में है वो संघ अपने आप कर लेता है, उसको निपटा देता है। क्लियर है? फिर संविधान के 42वें संशोधन के अनुसार राज्य में सूची में 62 विषय रह गए। तो इसको आप बच्चों आराम से अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि तसल्लीपूर्वक आपने इसको अच्छे से याद करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है, अब 17, 20 और उसके बाद अब ये 23। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला था, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो पहला आप देख रहे हैं क्वेश्चन है शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूप में क्या क्या प्रमुख अंतर है, इसे उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करें। तो शक्तियों के विभाजन का अंतर, यानी अभी हमने थोड़ी देर पहले इधर पढ़ा ना, ये वाला जो हिस्सा पढ़ा, तो यही सेम इसमें भी आपने जो स्टार्टिंग है वो इसमें लिख देनी किसके पास कितनी शक्तियां हैं। ठीक है, उसके बाद फिर बाकी राज्य बोल रहा हूँ, किसी और देश का एग्जांपल देकर के आप इसमें कर सकते हैं। जैसे इसमें कहा है, उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में दोहरी नागरिकता को अपनाया गया है। इस संबंध में भारत की संघीय व्यवस्था अवश्य ही एक अपवाद है क्योंकि यहाँ संघीय शासन व्यवस्था होते हुए भी इकहरी नागरिकता की व्यवस्था है। यहाँ पे बच्चों देखो, दोहरी नागरिकता इकहरी नागरिकता का मतलब है कि मान लो मैं यहाँ रहता हूँ तो मैं किसी और देश में जाता हूँ और वहां की नागरिकता ले लेता हूँ, तो यहाँ की जो मेरे पास भारत की नागरिकता होगी वो अपने आप रद्द हो जाएगी। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति अमेरिका में रहता है और वो भारत में भी आकर के रहता है तो इसको यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। तो बच्चों इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा और तो कोई क्वेश्चन है नहीं इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बस इतने क्वेश्चन आपने प्रिपेयर अच्छे से कर लेने हैं। 2 क्वेश्चन तो आपके लॉन्ग वाले हो गए। ठीक है, एक तो आप ये वाला जो कि मैंने आपको बताया कि संविधान की संघीय व्यवस्था क्या है, एक ये क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। दूसरा है शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या प्रमुख अंतर है।
2 क्वेश्चन ये हो गए, बाकी इधर आपको मैंने एक बता दिया सत्ता का विकेंद्रीकरण 3 और एमसीक्यू तो आपने याद कर लेने हैं, बाकी निश्चित उत्तरीय प्रश्न जो आपको मैंने 2-3 बताए वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप इतना जितना काम बोल रहा हूँ इतना आप बिल्कुल 100% करेंगे और अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल बिल्कुल भी आपने इग्नोर नहीं करना है। बस आपसे उम्मीद है कि आप अपने क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करने वाले हैं और करेंगे, ठीक है? बाकी अगर आप थोड़ी-सी भी ढिलाई करते हो तो आपका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा खराब रह सकता है। तो अपने जो तुम्हारे घर वालों ने तुम पर इतना खर्चा कर रहे हैं या इतना खर्चा करते हैं, तुम्हारा इतना ध्यान रखते हैं, तो उनकी जो तुमसे उम्मीद है उसको नहीं तोड़ना है आपने, बस अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। बाकी मेरी ओर से आप सभी को बहुत-बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ, ठीक है? बेस्ट विशेज़ आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, अच्छे से अच्छे नंबर लेकर के आइए, अपने मम्मी-पापा, अपने देश का नाम, अपने राज्य का नाम रोशन करिएगा। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।